हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सी पिला रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो मेरा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, इससे पहले हमने 1909 के अधिनियम को पढ़ा और किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया, किस प्रकार से फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, एक पृथक निर्वाचन मंडल दे करके मुसलमानों में किस प्रकार से हिंदू के प्रति और हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति किस प्रकार से एक द्वेष की भावना को प्रकट करने का और एक खाई खोदने का काम किया था ब्रिटिश सरकार ने। तो उसके बावजूद भी जब बंगाल का विभाजन हुआ और ये जो उसके बाद जो है ये जो 1909 का अधिनियम आया, तो उसके बावजूद भी वो भारत की जनता बहुत ही उग्र विरोध हो गई थी। बंगाल का विभाजन के बाद एक से एक आंदोलन हुए और आपको पता होगा कि इसी समय जब 1919 के पहले इसी समय एनी बेसेंट भारत आती हैं, होम रूल लीग उत्पन्न आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी का भी इस समय एक्टिव हो चुके हैं भारत की राजनीति में और बहुत सारे ऐसे उग्र मांगे चल रही हैं, उग्र विचारधाराओं का जन्म हो रहा है। जैसे स्वशासन की मांग हो रही है कि अंग्रेजों छोड़ दो भारत को, हम मेरे हाल पे छोड़ दो और हम इसका शासन चलाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए पुरजोर तरीके से मांग चल रही है। तो फिर अब मॉन्टेस्क्यू जो थे वो भारत के सचिव थे और वायसराय जो चेम्सफोर्ड थे, इसे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इस अधिनियम को। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए इस अधिनियम में। देखिए, जैसा कि लिखा हमने, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। अब केंद्र में क्या किया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। कौन कौन? एक था उच्च सदन, और उच्च सदन था और दूसरा था निम्न सदन। देखिए, उच्च सदन को उस समय राज्य परिषद कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो उसमें क्या कहेंगे, तो वर्तमान में इसको राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा। और निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा, इस समय लोकसभा कहेंगे। हमारे संविधान में दिया गया है, हमारे संविधान में राज्यसभा और लोकसभा का भी व्यवस्था किया गया है कि जैसा कि आप लोग देखते ही हैं। ठीक, अब देखिए 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा और 79 में जो है संसद है, यह है। ठीक, बजट देखिए, अब ये दोनों की जो शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो दोनों की शक्तियां समान थी, लेकिन बजट के लिए जो प्रावधान किया गया था वह विधानसभा यानी केंद्रीय विधानसभा में पेश होगा। और वर्तमान संविधान में भी जानते होंगे कि बजट लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा में। ठीक, ये होगा। प्रांतों में भी द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों में भी द्वैध शासन लागू किया गया। 1919 में पहली बार जो है द्वैध शासन लाया गया। देखिए, द्वैध शासन जो इसकी कल्पना थी द्वैध शासन की, वह और द्वैध शासन के प्रतिपादक थे लायोनल कार्टिस। ये द्वैध शासन के प्रतिपादक माने जाते हैं। देखिए, द्वैध शासन शुरू में भी जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जब दीवानी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों में, उस समय भी द्वैध शासन लागू किया गया था। फिर इस द्वैध शासन लाया गया, इसके प्रतिपादक है लायोनल कार्टिस। ठीक, इसको 1935 में समाप्त किया जाएगा। ठीक, और द्वैध शासन के जांच के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका नाम था अलेक्जेंडर मूडीमैन। ये अलेक्जेंडर मूडीमैन को द्वैध शासन की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक, और अभी तो प्रांतों में लागू हो गया, ये 1935 में केंद्र में भी लागू होगा द्वैध शासन। अब हम लोग जब 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत में देखेंगे कि 1935 में किस प्रकार से केंद्र में लागू किया गया था द्वैध शासन, कौन कौन सब्जेक्ट किसके पास थे, कौन कौन सब्जेक्ट किसके पास नहीं थे। और 1935 के अधिनियम में भी शक्तियों का पृथक्करण किया गया था, जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची भी दी गई थी, जिस पर जो वर्तमान संविधान में, उसके बारे में भी हम जब 1935 का अधिनियम पढ़ा जाएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखिए सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। अब 1909 में मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन मंडल दिया गया था। निर्वाचन मंडल के बारे में हम बताए भी थे आपसे
कि अलग पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये होता है कि किसी खास एरिया में यहाँ पे केवल मुस्लिम वोटर रहेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा, यही केवल मुस्लिम इसमें खड़ा हो सकते हैं, मुस्लिम केवल वोट दे सकते हैं, और अन्य व्यक्ति को न वोट देने का अधिकार होता है और न ही चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। ठीक, अब इसका विस्तार किया गया। अब इसमें सिख को भी दिया गया, ईसाई को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियन को, इन लोगों को भी अलग निर्वाचन मंडल दिया गया कि अब इनके लिए भी सीट आरक्षित होगा। सिख अगर खड़ा होता है तो सिख ही केवल उस पर वोट डालेगा और सिख ही कैंडिडेट होगा। तो ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हर एग्जाम में पूछता है, इसमें प्रथम बार महिला को मताधिकार का अधिकार दिया गया, वो भी सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार वही पुराना वाला कि कर के आधार पे, कर अगर पे करते हैं, संपत्ति है, और एक आध दो से आधार थे जो उसी आधार पे, मतलब पूरा फुल मताधिकार अभी प्रदान नहीं किया गया है कि वयस्क मताधिकार अभी प्रदान नहीं किया गया है किसी को भी। तो इस अधिनियम में 1909 का अधिनियम में प्रथम बार महिला मताधिकार तो वो भी सीमित मात्रा में प्रदान किया गया। ठीक, अब इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 का अधिनियम में, लेकिन यह इसका जो एक्चुअल गठन जो था 1926 में हुआ। 1926 में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये था कुछ प्रावधान, और भी इसमें कौन कौन से प्रावधान है हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो भारत परिषद में लिखेंगे, भारत परिषद में एक हाई कमिश्नर नियुक्ति का प्रावधान। ठीक, ये हाई कमिश्नर के नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक, ये थे कि ये भारत के सचिव को क्या करेगा, सहायता देगा, भारत सचिव के सहायता के लिए यह किया गया। ठीक, और क्या किया गया, देखिए बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि जो भारत सचिव और उसके जो परिषद है वह हमारे भारत से, भारत के राजस्व से सैलरी पाते हैं, सारा काम वहाँ करते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, सारी 15 सदस्य जो सदस्य थी और वो भारत सचिव थे, सारे लोग ब्रिटेन में रहते थे, लेकिन सैलरी भारत से लेते थे। इसकी बहुत विरोध से मांग चली गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको मांग को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव किया गया। इसमें क्या किया, जो सदस्य थे, सदस्य जो थे 15 थे, उसको कम करके 8 कर दिया गया। ठीक, अब 8 कर दिया गया कि अब सदस्य जो है 15 नहीं रहेंगे, अब ये 8 सदस्य रहेंगे। ठीक, और इसके वेतन और खर्चे जो है, वेतन प्लस खर्चे जो है ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाएंगे। अब देख रहे हैं किस प्रकार से, जब भारत में पैसा लेना था, भारत से सैलरी लेनी थी, तो ये लोग 15 सदस्य थे, और जब खुद देना पड़ा तो तुरंत इसको क्या कर दिए, 8 सदस्य में तब्दील कर गए कि कम से कम पैसा दिए। इतने चालाक थे ये लोग, इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि जब भारत में देना पड़ा तो 15, और अगर ब्रिटेन देगा तो 8 सदस्य केवल रहेंगे। ये व्यवस्था की गई। ठीक, इस सब का सामूहिक परिणाम क्या हुआ, तो सामूहिक परिणाम हुआ कि केंद्र में द्विसदनात्मक आई, केंद्र में द्विसदन व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। आज भी हमारे संविधान में 2 सदन हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निम्न सदन मतलब लोकसभा। देखिए हम लोगों को 2 ही चीज देखना है, एक संवैधानिक संस्थाओं का विकास और दूसरा संवैधानिक मूल्यों का विकास। तो संवैधानिक संस्थाओं में केंद्र के द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पे हमको प्राप्त होता है 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, राज्य में क्या हुआ, द्वैध शासन हुआ, द्वैध शासन, ये व्यवस्था हुई। ठीक, अब देखिए महिला मताधिकार मिला, महिला मताधिकार, केंद्रीय लोक सेवा, लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा का, ये सब चीजें परिणाम होकर निकल के आई। ठीक है, ठीक,
और जो एक लास्ट में आया कि परिषद के संख्या में कमी, सदस्यों की, ठीक। अब परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी, ये सब चीजें परिणाम स्वरूप निकल के आई हमारे 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक। अधिनियम में एक व्यवस्था और किया गया कि 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक। 10 वर्ष बाद (1919 + 10) तो 1929 में होना चाहिए, लेकिन 10 वर्ष से पहले ही स्थिति बड़ी खराब होने लगी, स्थिति बहुत खराब होने लगी। उग्र आंदोलन होते गए, एकदम क्रांतिकारी इधर चरम पे था, और जो ये अधिनियम जो है बहुत हद तक भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया। तो 1927 में एक साइमन आयोग की गठन हुआ। 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ। अब इसका जो साइमन आयोग में पूरे के पूरे जो सदस्य थे सब अंग्रेज थे, भारतीय थे ही नहीं। अब बता दीजिए, अब सोच लीजिए कि भारत के शासन प्रशासन उसकी कैसी चल रही है, भारत की स्थिति क्या है, वो देखने के लिए उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं है। अब किस प्रकार से आप देखेंगे, किस प्रकार से आप पता करेंगे कि भारतीय की स्थिति क्या है। और एक विदेशी जो कभी देखा ना हो, उस परिवेश में कभी पला बढ़ा ना हो, जाना ना हो, तो उसकी पीड़ा को क्या समझेगा। तो इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। लाला लाजपत राय भी विरोध किए, उनको लाठियाँ पड़ी और उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। उसके बाद में बहुत सारे आंदोलन हुए, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब विरोधों में पूरी तरह से वो तुल गए। क्रांतिकारी आंदोलन बहुत उग्र होने लगा। फिर भी इतना विरोध के बाद भी ये लोग भारत में आए, अपनी रिपोर्ट दी, संस्तुति की, ठीक। अब साइमन आयोग का गठन जो 1927 में हुआ और 1928 में भारत भेजा गया। साइमन आयोग को भारत भेजा गया। 1933 में श्वेत पत्र जारी किया गया। 1933 में श्वेत पत्र, उससे पहले गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो चुका था। नेहरू रिपोर्ट भी आनी थी, वो भी नेहरू रिपोर्ट जब आई उसके पहले कहा कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो आप लोग भी कानून बना के ले आइए, दिखाइए हमको। तो वो भी एक साथ रख दिया गया कि सारी पार्टियां सहमत होकर के, मुस्लिम लीग सहमत नहीं हुई, तो दोनों में कुछ सामंजस्य बना नहीं। मुस्लिम लीग ने, जिन्होंने अपना एक 14 सूत्री मांग अलग पेश किया, और नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने एक अलग रिपोर्ट पेश किया, तो पूरी तरह से बात बनी नहीं। तीनों गोलमेज सम्मेलन भी बेकार ही चला गया। अब क्वेश्चन है आपके लिए कि बताइए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लिए बड़ा समस्या हो गई कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि आप लोग अपना खुद का एक ना ही संविधान पेश कर पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह से सहमत होंगे, तो आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तब इन सब चीज़ों को लेकर के 1935 का अधिनियम आया। अब हम उसको पढ़ते हैं, 1935 का अधिनियम। वो केवल दो ही चीज़ पे फोकस करना, संवैधानिक संस्थाओं का विकास, संवैधानिक मूल्यों का विकास, कब कब क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, कहाँ गिरफ्तारी हुई, किस जेल में गांधी जी ने अनशन किया, क्यों किया, इस सब चीज़ों का बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बीच में एक आया था पूना पैक्ट वाला भी मामला आएगा, जब एक दलितों को भी अलग निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया जाएगा, ऑफर दिया जाएगा। तो उसमें गांधी जी यारवदा जेल में ही मरण अनशन पे चले जाते हैं। फिर मिल करके दलितों के नेता जो B.R. अम्बेडकर साहब थे, उनसे और गांधी जी में पूना पैक्ट होता है। ये सब चीज़ें जो है मॉडर्न इंडिया का विषय है, तो फिर भी अब पूरा विस्तृत से जान पाना संभव नहीं है।
तो हमारा केवल दो ही उद्देश्य है, एक संवैधानिक संस्थाओं का विकास और संवैधानिक मूल्यों का विकास। उसको हम पॉलिटी के दृष्टिकोण से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, ना कि मॉडर्न इंडिया और इतिहास के दृष्टिकोण से। ठीक, तो आगे हम आते हैं 1935 का अधिनियम में। तो 1935 का अधिनियम में 4-5 चीज़ों को बहुत ही विस्तृत तरीके से हम लोग जानेंगे। पहला है अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। देख, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया कि एक अखिल भारतीय संघ होगा, एक जो डायरेक्ट ब्रिटिश शासन वाला, एक प्रांतों को मिला करके, और दूसरा जो है देसी रियासतों के मिला करके, यानी 3 चीज़ों मिला करके एक बनना था अखिल भारतीय संघ। ब्रिटिश क्षेत्र, ठीक, प्रांत और देसी रियासत। अब तीनों में ये दोनों तो एक हो गए, लेकिन इनके पास एक स्वतंत्रता थी कि ये मिले या ना मिले। तो इन्होंने, देसी रियासतों ने मना कर दिया कि हम अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, इसलिए कभी लागू नहीं हो सका, अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया। ठीक, अब देखिए केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक, अब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना में 2 प्रकार से सब्जेक्ट हुआ करते थे, एक हस्तांतरित विषय और एक संरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वही होते थे जैसे PWD हुआ, और मतलब कम महत्व के विषय हुआ करते थे जो मंत्रिपरिषद इसका देखती थी, और संरक्षित विषय था वो गवर्नर जनरल के अधीन था, जैसे विदेश मामले, रक्षा, सैन्य मामले इत्यादि जो महत्वपूर्ण मामले थे वो सारे के सारे संरक्षित विषय में थे, गवर्नर जनरल के पास था, जो पहली बार केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अब देखिए संघ एवं राज्य की भी शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें 3 सूची रखी गई। एक थी संघ सूची जिसमें 59 सब्जेक्ट थे, और प्रांतीय सूची में 54, संघ सूची में 59 और समर्थित सूची में 36 विषय थे। अब देखिए केंद्र जो है इस पे और इस पे दोनों पे कानून बना सकता था केंद्र, और राज्य जो इस पे और इस पे दोनों पे कानून बना सकता था, लेकिन अगर दोनों में कंट्राडिक्शन होगा तो केंद्र के कानून प्रभावी हो जाएंगे। अब देखिए एक और शक्ति होती है जो बची हुई शक्ति कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां थी। तो अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल, ठीक, ये दोनों शक्तियां जो थी, अवशिष्ट शक्ति जो थी वह गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संघ एवं राज्य के बीच की शक्तियों का विभाजन जो है वो 7वीं अनुसूची में है वर्तमान संविधान में देखा जाए, और 239 में अवशिष्ट शक्तियों का भी व्यवस्था किया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहेंगी, तो केंद्र सरकार के पास रहेंगी। अब गवर्नर जनरल मतलब केंद्र का ही वो प्रतिनिधित्व करता था, केंद्र ही से मान के चलिए आप गवर्नर जनरल को, जिसको हम वायसराय भी कहते हैं। गवर्नर जनरल केवल सुविधा के अनुसार इसको प्रयोग किया गया है। ठीक, अब देखिए अब संघीय न्यायालय का भी व्यवस्था किया गया। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई कि अब जो देखिए अखिल भारतीय संघ तो ऐसे तो आएगा नहीं कहने से कि अखिल भारतीय संघ हो जाएगा, तो उसके लिए व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय संघ का हो गया, अखिल भारतीय बैंक, RBI की स्थापना होगी, और भी बहुत सारे ऐसे संघीय न्यायालय, संघीय कार्यालय, मतलब संघ का एक प्रारूप दिया गया कि एक संघीय शासन व्यवस्था भारत में मजबूती के साथ दिया जाएगा। और इसका सीधे सीधे देख सकते हैं शक्तियों का विभाजन, द्वैध शासन की स्थापना और द्विसदनात्मक व्यवस्था, राज्यों में भी व्यवस्था, केंद्र में भी व्यवस्था, इन सब चीज़ों का भी इसमें समावेश किया गया। ठीक, विधान परिषद और केंद्रीय विधान सभा की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए शक्ति दी गई कि ये गवर्नर जनरल जो है, ये शक्ति, इस गवर्नर जनरल के पास ये शक्ति थी कि अब देखिए इस समय आप जानते होंगे कि वर्तमान संविधान में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। ठीक, अब देखिए
प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति वर्तमान संविधान में भी है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक, अब भारत के सचिव के परिषद को समाप्त कर दिया गया। याद रखिए कि भारत के सचिव को नहीं, भारत के सचिव के परिषद को समाप्त किया गया। भारत के सचिव का पद अभी भी है। ठीक, और उसके स्थान पे एक परामर्शदात्री सभा की व्यवस्था की गई कि केवल परामर्श देगा कि ये होगा, वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन भारत का जो सचिव है उसको उसका यह आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक, ये व्यवस्था की गई आपके 1935 के अधिनियम में। अब देखिए 1935 का अधिनियम तो आया, लेकिन पहली बार जो है 1937 में चुनाव हुए। कांग्रेस को इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़त मिली, बहुत विजय मिली। जो मुस्लिम लीग ये कहती थी कि हम पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुसलमानों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि क्या बताया जाए। वो वहाँ पे भी वोट नहीं पाई जहाँ पे वह माइनॉरिटी में लड़ रही थी। मुस्लिम लीग जैसे मुस्लिम निर्वाचन मंडल के अंतर्गत मुस्लिम ही खड़ा हो सकता था, मुस्लिम ही वोट दे सकता था। उसमें भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों के कैंडिडेट खड़े होते थे। तो उस मुस्लिम निर्वाचन मंडल में भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीतते थे। यानी कहने का मतलब है भारत के मुसलमानों ने जो मुस्लिम लीग को बिल्कुल नए सिरे से नकार दिया। यह हालत देख करके जिन्ना की तो हालत खराब हो गई कि अब तो हमारा बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इसके बाद 1937 के बाद से जब प्रथम बार प्रांतों में सरकार बनी, स्वायत्त सरकार बनी, तो उसके बाद से इन्होंने भारत के बंटवारे की मांग और उग्र तरीके से तेज कर दी कि अब हम नया देश लेके ही रहेंगे। तब हम अगर नया देश नहीं लेंगे, इसी में रहेंगे, तो हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। पता नहीं क्या क्या समस्या थी। आप जानते होंगे कि अलग देश लेने से समस्याएं उत्पन्न होगी। आज सोच लीजिए, अगर भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश होता तो अगर बांग्लादेश का कोई भी गरीब व्यक्ति जाके मुंबई में कमा खा सकता था। हर व्यक्ति, देश जितना बड़ा, जितना विस्तृत होता है, आय के साधन और जीविका के अवसर भी उतने अधिक उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए एक विभाजन की जो विभीषिका थी वो बीत गई। कोई भी भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी नेता नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। लेकिन क्या किया जाए, जब नोआखली के दंगे और जगह जगह पे दंगे उत्पन्न होना शुरू हो गए, ब्रिटेन के हाथ में शासन व्यवस्था थी, मूक दर्शक बन करके खड़ी रही। ये सब पुरानी पीड़ा है, बहुत समस्याएं थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने आज़ादी के बाद। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो हमारा पड़ोसी है उसको अलग देश बनना है तो बनने दीजिए, हम अब अलग एक में होने की नहीं सोचते हैं। वो जानते हैं कि अगर वह वहाँ विकास की नदियाँ बहेंगी तो एक आध छींटे, विकास की छींटे हमारे भारत में भी आने चाहिए। और आज स्थिति देख ही रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान की। लोकतांत्रिक ढांचा बिल्कुल पस्त हो चुका है। आज़ादी, जब से आज़ादी मिली है, लोकतंत्र से ज़्यादा एक आध्यात्मिक शासन कहिए या एक वहाँ पे तानाशाही व्यवस्था, वहाँ का आर्मी का प्रमुख जो भी हुआ वह शासन व्यवस्था पे अपनी पैर जमा करके वो खुद राष्ट्राध्यक्ष बन करके बैठ जाता है। खैर ये सब बात की बातें हैं। देखिए 35 का अधिनियम हम लोग पढ़ चुके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि किन किन प्रांतों में चुनाव हुआ, कहाँ कहाँ कितनी सीटें आई, कांग्रेस कहाँ जीती, मजदूर दल कहाँ जीता, संयुक्त मोर्चा कहाँ पर जीता। ये सब मॉडर्न इंडिया के सब्जेक्ट हैं। और हम लोग पॉलिटी के दृष्टिकोण से बस संवैधानिक संस्थाओं विकास इतना भी जाना बहुत है। पूरा अगर इतिहास में ही पूरी हम लोग अपना एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो संविधान पढ़ने में समस्या होगी। अब देखिए, अब 1935 का अधिनियम के बाद स्थिति बहुत ही विकराल होती गई और अब ये लगने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब भारत का शासन चलाना बड़ा मुश्किल काम है। भारत के शासन को अब संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया 1942 में। उसमें प्रधानमंत्री जो थे वो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल, ठीक, जिन्होंने नंगा फकीर कहा था, अर्धनंगा फकीर कहा था गांधी जी को। ठीक, ये चर्चिल प्रधानमंत्री थे उस समय। और सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन आया और उन्होंने निम्न कहा कि युद्ध समाप्त होने के बाद हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे और
और इस संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और हम इन जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी, हम निम्न शर्तों पर इसको स्वीकार करेंगे। पहला कि देशी रियासतों को और प्रांतों को अलग होने, यानी अलग देश से, या चाहे भारत में वो रहें या कोई अलग किसी पाकिस्तान में जाए या किसी स्वायत्त प्रदेश बनाए, उनको अलग होने का अधिकार होगा। और उसके बाद में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और संविधान सभा के साथ एक संधि हस्ताक्षर होगा, ट्रीटी होगी कि उसके आधार पे हम भारतीयों को उनका शासन वापस करेंगे। इन सब चीज़ों पे किया गया था और बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। इसको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इस हिसाब से तो एक भारत में 50 देश बन जाएंगे, 100 देश, 500 से अधिक रियासतें थी, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारी देश बन जाएंगी। तो इसको भारतीयों ने अस्वीकार किया गया। फिर उसके बाद में आया कैबिनेट मिशन योजना, आया 1946 में। अब देखिए अगली बार आया ये कैबिनेट मिशन योजना, जिसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। इन्होंने कुछ एक कैबिनेट बनाने की एक योजना प्रस्तुत की। क्या क्या किया, क्या क्या सिद्धांत लाए, क्या क्या प्रावधान किए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि ये हमारे देश परिस्थितियों के लिए उचित नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन में योजना आई जो 3 सदस्य थे। आगे क्या प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश भारत और प्रांत मिलकर एक संघ होना चाहिए। ब्रिटिश भारत एवं प्रांत मिलकर के एक संघ होगा, ये व्यवस्था की गई। भारत और ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त कर देनी चाहिए, यह व्यवस्था की गई। और लिखा कि भारतीय रियासतों को छूट होगा, जो भारतीय रियासत हैं उनको छूट होगा, या वो स्वतंत्र रहें या संघ में शामिल हो, ये व्यवस्था की गई। और एक अंतरिम सरकार की स्थापना करने का प्रावधान किया गया कि जल्द से जल्द एक अंतरिम सरकार की स्थापना किया जाए और संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र हो, जिससे संविधान सभा का जब निर्वाचन होगा सदस्यों का, फिर वो लोग अपना एक संविधान बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो गया और ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी, भारतीयों ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक, ये स्वीकार कर लिया। संविधान सभा भी बन चुकी है और वह संविधान सभा अपनी बैठक भी कर रही है। इसके बाद एक और अधिनियम और लाया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसके पहले भारत की संविधान सभा बन रही है, संविधान पे विचार विमर्श आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक अधिनियम और है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसको देख लेते हैं। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो हम लोगों को जान लेना अति आवश्यक है। पहला है कि इसमें प्रावधान किया गया 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का दोनों को आज़ाद किया जाएगा, विभाजन होगा और दोनों को आज़ाद कर दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा और जो भारत और पाकिस्तान में दोनों में एक गवर्नर जनरल होगा एक, और उसकी नियुक्ति जो है सम्राट करेगा। तो भारत के जो गवर्नर जनरल उसमें सी राजगोपालचारी को बनाया गया और जो पाकिस्तान का जो है मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया इसमें। ठीक, दोनों संविधान सभाओं का, दोनों देशों को, भारत और पाकिस्तान को, दोनों को संविधान सभा बनाने और संविधान का निर्माण करने का अधिकार होगा। ठीक है, दोनों देशों को संविधान बनाने का अधिकार होगा। और 14 अगस्त 1947 के बाद यह व्यवस्था की गई कि 14 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का दोनों पे, पाकिस्तान पे और भारत दोनों पे नियंत्रण क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और भारत के राज सचिव का पद भी समाप्त हो जाएगा संविधान के निर्माण के बाद। यानी संविधान का अगर दोनों देश अपना संविधान बना करके अंगीकृत समर्पित जब करते हैं तो ये समझा जाएगा कि भारत के राज सचिव का पद समाप्त हो गया। और जब तक संविधान नहीं लागू होता है, नहीं बनता है, तब तक 1935 का अधिनियम यह लागू हो गया, लागू रहेगा। ठीक, अब 1947 तक इसके बाद से 200 वर्षों की दास्ता, भारत की दास्ता समाप्त हुई। भारत एक नए युग में प्रवेश करने वाला है। हम तो इस समय नहीं थे, हमारे पूर्वज लोग जो उस समय आज़ादी का जो जश्न क्या होता है, आज़ादी क्या होती है, वो लोग अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। लेकिन उस समय चुनौतियां भी बहुत सारी थी। विश्व
धुरियों में बट चुका था। तो अमेरिका के खेमे में कौन जाए, यूएसएसआर के खेमे में कौन जाए। भारत ने क्या किया, नैम चुना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चुना, यानी गुट निरपेक्ष चुना, हम किसी में नहीं जाएंगे। तो इसके बाद में भारतीय संविधान की क्या रूपरेखा है और क्या संविधान में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ, हम सब जाने देखें। अब हम आज़ाद हो चुके हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। अब ये बड़ी लंबी जर्नी रही हम लोगों की। फिर अब हम लोग कल से पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।